बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं माइकोराइजी को। माइकोराइजल सिम्बायोसिस के बारे में हम देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और किस तरीके से ये इनके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, या फिर माइकोराइजा के कोई अगर टाइप्स होते हैं तो वो भी हम डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा क्या है? तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में? फंजाई के बीच में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा टर्म की बात करें तो माइकोराइजा टर्म जो है वो 1885 में किसने दी थी? फ्रैंक ने दी थी। ये टर्म जो कॉइन करी गई है फ्रैंक ने करी गई है 1885 में। ये एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस है किस किस के बीच में? फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। अगर हम बात करें कि एक फंजाई या एक फंजाई बहुत सारे प्लांट्स के साथ क्या कर सकती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकती है, और एक प्लांट्स की रूट्स भी मल्टीपल फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रूट्स के साथ सिर्फ एक ही फंजाई एसोसिएटेड होगी या फिर एक फंजाई सिर्फ एक ही प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होगी। मल्टीपल प्लांट्स के साथ और मल्टीपल फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उनकी जो रूट्स होती हैं उन प्लांट्स की कैसी रूट्स होती हैं। ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर उनमें बन जाते हैं रूट्स में, इस तरीके से नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। जो रूट्स होती हैं इन प्लांट्स की उनके पास क्या है? रूट कैप प्रेजेंट नहीं होता, ना ही उनमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है। रूट कैप और रूट हेयर इन रूट्स में एब्सेंट होते हैं। नो रूट कैप नो रूट हेयर। उसके अलावा ये जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इरेगुलर होती हैं, ट्यूबरस होती हैं, नोडुलेटेड होती हैं, या फिर कॉरेलॉइड। ये इस तरीके की जो रूट्स बनी हैं ये किसका ये कैसी रूट्स है? ये माइकोराइजल रूट्स है। यहाँ पे फंजाई क्या है? ऑलरेडी एसोसिएशन कर चुके, माइकोराइजल सिम्बायोसिस बन चुका है। अब बात करते हैं जो फंगस ग्रोथ होती है। ये फंगस क्या करती है? जो रूट की जो कॉर्टेक्स है वहीं तक इसकी जो ग्रोथ है वो होती है। ये कभी भी वस्कुलर मंडल में या वस्कुलर स्टैंड में एंटर नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहती है? कॉर्टेक्स वाले रीजन तक ही फंगस एसोसिएटेड रहती है। जो फंजाई है वो सॉइल में भी सिर्फ कहाँ पर रहेगी? अपर सॉइल की जो लेयर्स है वहीं तक रहेगी, जहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है? अच्छी खासी अमाउंट में, एबिडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वहीं तक ये फंगस जो है वो सॉइल के अपर लेयर तक प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट कनेक्शन। जो माइकोराइजा है हमारे दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ माइकोराइजा की बात करते हैं। माइकोराइजा दो टाइप्स के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा एक्सटर्नल इंटरेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें जो फंगस की जो हाइपी होती है वो एक प्रोटेक्टिव शीथ बना लेती है किसके अराउंड? रूट टिप्स के अराउंड। और ये जो सेल्स होती हैं उसकी उन सेल्स को पेनिट्रेट नहीं करती। ये जो इस तरीके की जो शीट बना ली है ये वाली, ये किसने बना ली है? फंगस ने बना ली। ये रूट्स को अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है। कहाँ पे रहती है? जो हाइपी होती है वो रूट सेल्स को पेनिट्रेट नहीं करती, इंट्रासेलुलर ही रहती हैं। और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें जो एक्टोमाइकोराइजा है वो प्रेजेंट होता है? इसकी बात करें तो जैसे कोनिफर्स हो गए, ओक्स हो गए, पाइन्स हो गए, यूकेलिप्टस हो गया, पीच ट्री हो गया, इनमें एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। और कौन सी फंजाई है जो इसमें एसोसिएटेड होती है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है? वो है बेसिडोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। ये दो फंगस हैं बेसिकली जो पाई जाती हैं किसमें? एक्टोमाइकोराइजा में। ठीक है, उसमें भी एग्जाम्पल है मोस्ट पर्टिकुलर। अगर ये तो टाइप्स थे फंजाई के, और फंजाई के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बोलेटस, एमेनिटा और पिसोलिथस, ये कुछ फंजाई के एग्जाम्पल हैं जो क्या करती हैं? एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन बनाती हैं। अब दूसरा टाइप है माइकोराइजा का जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। इसको इंटरनल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। एंडोमाइकोराइजा को ही हम वैम भी बोलते हैं। वेसिकुलर अर्बिस्क्यूलर माइकोराइजा, इसको वैम भी बोला जाता है। वैम के नाम से क्वेश्चन इसमें बन जाता है। इसमें क्या है? जो फंजाई की जो सेल है वो रूट सेल्स को पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहां जाकर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे ट्री लाइक इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्बिस्क्यूल बोलते हैं। और वेसिकल्स, इस तरह के वेसिकल्स और अर्बिक्यूल्स स्ट्रक्चर बना लेती है फंजाई रूट सेल्स को पेनिट्रेट करके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वैम, वेसिकुलर अर्बिस्क्यूलर माइकोराइजा। एग्जाम्पल की बात करें कि किन प्लांट्स में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो हर्बेशियस प्लांट्स में ये बहुत, हर्बेशियस क्रॉप्स में
ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, जैसे ग्रासेस हो गए, उसके बाद ऑर्किड्स हो गए, या जितने भी जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें एंडोमाइकोराइजा ही एसोसिएशन पाया जाता है। उसके अलावा कौन सी फंजाई से एसोसिएटेड होती है, तो उसमें ग्लोमस जो स्पीशीज है ये मोर एसोसिएटेड है किसके साथ, एंडोमाइकोराइजा के साथ। अब बात करते हैं कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनता है इससे प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और जो रूट्स हैं या जो फंजाई है प्लांट्स को या फंजाई को एक दूसरे को क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के बेनिफिट्स की, कि प्लांट्स को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। प्लांट का जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है वो बढ़ जाता है। वाटर अपटेक भी इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कि ये बेटर एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं किसका, फास्फोरस का, पोटेशियम का या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। और प्लांट साथ के साथ क्या बन जाते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। वो अब क्योंकि वाटर एनहेंस बढ़ गया, इनका वाटर इनटेक एनहेंस हो चुका है, तो प्लांट्स क्या बन जाएंगे, ड्रॉट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन इजिली ये क्या होंगे, कर पाएंगे। उसके अलावा ये जो प्लांट्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट भी बन जाते हैं। प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाते हैं। उनको एबायोटिक और बायोटिक प्रोटेक्शन मिल जाती है, कि उनको रेजिस्टेंस मिल जाती है किसी डिजीज से, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से और हाई सॉइल सैलिनिटी से। डिजीज रेजिस्टेंस बन जाएंगे, मेटल रेजिस्टेंस बन जाएंगे, हाई मेटल रेजिस्टेंस, हाई मेटल टॉलरेंस, इनकी जो मेटल टॉलरेंस है इनकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी जो सैलिनिटी टॉलरेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ज्यादा सैलिनिटी से या मेटल टॉक्सिसिटी से प्लांट्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा इनकी जो ग्रोथ है और जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। फिजिकल ग्रोथ बढ़ जाती है प्लांट की, और जो आसपास की जो सॉइल है, सॉइल का एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, वो और ज्यादा ऑर्गेनिक और ज्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। अब बात करते हैं फंगस को क्या बेनिफिट मिलता है इस एसोसिएशन से। तो फंगस को क्या बेनिफिट मिलता है, फंगस को कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है वो रिसीव होती है किससे, प्लांट से, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करके फंजाई क्या कर रही है, उनसे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं माइकोराइजा की। तो सबसे पहले इकोसिस्टम और लैंड स्टोरेशन में माइकोराइजा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डिफोरेस्टेशन में हेल्प करते हैं, लैंड रिक्लेमेशन में हेल्प करते हैं। जो भी डिग्रेडेड लैंड होगा वो क्या होगा, इजिली रिस्टोर हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और माइकोराइजा क्या करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड ये वेब्स बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट का शेयरिंग हो जाती है एक प्लांट की दूसरे प्लांट के साथ, तो वो इजीली क्या कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर कर पाते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा को एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो फर्टिलाइजर यूज होती है। जो वैम है, वैम को क्या करते हैं हम, एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। इको फ्रेंडली कल्टीवेशन के लिए भी क्या है, माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स हैं जैसे सीरियल्स और लेग्यूम्स की होगी, उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और हमें बेटर क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे इसके। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी माइकोराइजा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अच्छी होती है। एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होती है, और इको फ्रेंडली कल्टीवेशन में भी माइकोराइजा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइकोराइजा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।